नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। 2000 करोड़ के फ्रॉड के मामले में राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेसी राज्यों के मुख्यमंत्री सारा कामकाज अपना छोड़कर दिल्ली में डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करप्शन के केस को इवेंट बनाया गया। राहुल गांधी को जिस केस में ईडी ने आज दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है, वो कोई राजनीतिक मामला नहीं है, वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। करप्शन पर ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके जरिए क्या कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति को साधा जा रहा है? क्या विपक्ष को मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि मोदी सरकार पर तो इसका बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। तो क्या कांग्रेस इस प्रोटेस्ट के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहती है? क्या राहुल गांधी को रिलॉन्च करके फिर से अध्यक्ष बनाने की प्लानिंग चल रही है? कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर एक सवाल और भी खड़ा होता है कि क्या इस सियासी शक्ति प्रदर्शन में राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है? ईडी ने जिस तरह से राहुल गांधी की घेराबंदी की, उसमें इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है। आज मुकाबला में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। सबसे पहले आपको कांग्रेस की ही बात सुनाते हैं, कैसे आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेर लिया। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। आज कांग्रेस ने जब मोदी सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया तो बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के सत्याग्रह को ड्रामा क्यों बताया, आप उन्हीं से सुनिए। नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट that reeks out of the first family of the Congress party, the Gandhi family, is something which is obnoxious, is something which hurts the basic spirit of India. तो आज मुकाबला में हम सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या सत्याग्रह के बहाने जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या कांग्रेस जो क्रोनोलॉजी समझा रही है उसमें दम है या फिर बीजेपी का ड्रामे वाला आरोप सही है? इस पर मुकाबला में बड़ी बहस के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ है, बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। चरण सिंह सापरा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सापरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। लंबे समय के बाद चरण सिंह सापरा जी, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त सड़कों पर एका दिखाई है और लंबे वक्त के बाद ये एका वाकई में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जान भी फूंक रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आपदा में दरअसल अवसर तलाशने की रणनीति है कांग्रेस की। देखिए मीनाक्षी जी, कम से कम मीडिया को यह नहीं कहना चाहिए कि लंबे समय के बाद में, क्योंकि समय समय पर आप ही दिखाते रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हमेशा आगे आकर के उन्होंने सड़क पर आकर के लड़ाई लड़ी है। किसानों के काले बिल को वापस लेने पड़े, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए कि किसानों के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर आकर लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका श्रेय आप किसान संगठनों से नहीं ले सकते हैं, लड़ाई ये उनकी थी।
आज ये आपकी लड़ाई है, आपके दो राज्यों के मीनाक्षी जी। मुख्यमंत्री सड़कों पर है और खूब ताकत दिखाई दे रही है। मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ, ये तारीफ तो स्वीकार करिए। हाँ मीनाक्षी जी, मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, अगर आपने मुझे बुलाया है तो धैर्य रखना पड़ेगा मेरी पूरी बात सुनने का। अगर आप इसी तरह से 10-10 सेकंड में काटेंगे तो फिर वो उचित नहीं होगा। आपके दर्शक नहीं, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप कितने उत्तेजित होकर 10 सेकंड में मुझे टोक दिया। आगे की बात भी सुनिए। बोले। जब उन्नाव का मुद्दा था तब भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी। जब हाथरस में एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी। जब कोविड का विषय था, जब कोविड में ये सरकार से गलतियां हो रही थी तो श्री राहुल गांधी उस गलतियों को सुधार रहे थे। अगर मुफ्त टीकाकरण हुआ है तो वो राहुल गांधी जी की मांग थी। तो जब जब इस सरकार ने जनता से अन्याय करने का प्रयास किया है, अर्थव्यवस्था जब चरमराई तब कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर मोर्चे निकाले हैं। महंगाई जब बढ़ी तो कांग्रेस पार्टी ने 3 बार पूरे देश में मोर्चे निकाले हैं। तो आपका ये कह देना कि हमने मात्र आज ही हम सड़कों पर आए हैं, ये गलत होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और क्यों हम सड़कों पर आए हैं? क्योंकि ये ईडी जो है, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बनी हुई है, जो बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करती है, यानी किसी भी विपक्ष के नेता को पकड़ के उसका चरित्र हनन करना और उसमें से निकले कुछ नहीं, ये हम पिछले 8 सालों से देखते आए हैं। जब हमारी पार्टी में हेमंता बिस्वा थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन वो बीजेपी में गए तो मुख्यमंत्री हो गए, सदाचारी हो गए। नारायण राणे कांग्रेस पार्टी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में गए तो केंद्रीय मंत्री हो गए, सदाचारी हो गए। तो बीजेपी के पास में ये जो कमल डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन है, इसके तहत ये सबके पाप धो देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी इनको आंखों में आंखें दिखा करके इनसे लड़ते हैं, इनकी गलतियों को उजागर करते हैं। इसलिए ये ईडी जो है ये पीछे लगी है और ये हैरेसमेंट है। 2015 में ये केस बंद हो गया था, लेकिन फिर ईडी के अफसरों को बदला गया, मोदी सरकार ने बदला उनको और नए अफसरों ने आके इस केस को नए सिरे से खोला है। और फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, 10 साल से ये केस चल रहा है, तो 10 साल से अगर इसमें आपको कोई सबूत मिले तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों नहीं आप हिरासत में लिया आपने? तो ये तमाम सारे प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर नहीं दे पा रही है और ना ही ईडी उत्तर दे पा रही है इन सारी बातों का। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये पॉलिटिकल विच हंट है, ये सारी जनता देख रही है। और इसलिए मात्र कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता भी राहुल गांधी जी के साथ में खड़ी है। जनता भी सड़कों पर आई है कि ईडी जो है एक एक करके आप मात्र जितनी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदाचारी नेताओं की तरफ कोई आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं रखता है। यह वस्तु स्थिति है। ठीक, अब ये हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे को लेकर जो आपने सवाल उठाया और जो आपने प्रतिशोध और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, उसका जवाब तो प्रेम शुक्ला जी देंगे। लेकिन सापरा जी, आप ये बताएं कि पूछताछ पर, केवल पूछताछ पर इतना बवाल खड़ा हो गया, यदि गिरफ्तारी होने की नौबत आती तो फिर क्या करती कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, पूछताछ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होती रही है और इस बार भी इसको आप बवाल कह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एक करके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए लोग सड़कों पर आए हैं। जिस तरह से हैरेसमेंट हो रहा है, जानबूझकर चरित्र हनन करने का एक प्रयास हो रहा है। अब आप देखिए कि 1,76,000 करोड़ का केस भी इन्होंने चर्चा करी थी 2013-14 में। क्या निकला उस केस में? कोयले के खनन के केस में क्या निकला? कुछ नहीं, मात्र ये हवा एक बनाते हैं और इसी तरह से एक प्रचार तंत्र के माध्यम से हवा खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का ये प्रयास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर निकला है और भारतीय जनता पार्टी की ये जो दबाव नीति है, जो दबाव तंत्र है, लोकतंत्र के अंदर मोदी तंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी तंत्र को लोकतंत्र नीचे दबा करके रहेगा, ये एक संदेशा हम दे रहे हैं। अगर इनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में तिरंगा है। हम उस तिरंगे से इनकलाब और आजादी की लड़ाई भी लड़े थे और आज फिर हम इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी ये साफ कह रही है कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा कमल डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा धुल जाते हैं, नारायण राणे धुल जाते हैं और कांग्रेस के नेताओं को आप समय समय पर पूछताछ के लिए बुलाते हैं, गिरफ्तारी एक ही नहीं हो पाती है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आदरणीय चरण सिंह सप्रा के बीच में एक बार भी टोका टोकी नहीं की है और मुझे पूरी अपेक्षा है
कि सप्रा जी मेरी बात को भी धैर्यपूर्वक शांति बिल्कुल, आप दो प्रवक्ता बिना हैं। टोका टोकी किए सुनेंगे। आप जी दो जी, प्रवक्ता हैं, मैं अच्छी सिर्फ इसलिए मैंने चर्चा आग्रह होगी। किया कि ताकि दोनों की बातें स्पष्टता से दर्शकों तक पहुंच सके। देखिए, इस मामले में, जिस मामले में श्रीमान राहुल गांधी को एक्यूज नंबर 2 को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है, इस मामले में क्या ये सत्य नहीं है कि यह मामला कोर्ट के आदेश पर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, कोर्ट ने इस मामले में प्राइमा फेसाई पाया, प्रथम दृष्टया पाया कि इस मामले में घपला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फ्रॉडलेंट वे में जो है एक कंपनी बनाई गई है यंग इंडिया लिमिटेड, जिसने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड पर कब्जा किया है। 50 लाख रुपए देकर उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को कब्जा करने का एक दुष्चक्र रचा, जिसमें एसोसिएट जर्नल की 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, डोनेशंस देती है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई लोन देने का, किसी और को लोन देने का या उस लोन को वसूल करने का उसका काम नहीं है। वो लोन देती है, बाद में कालांतर में 50 लाख रुपए के बदले में जो 90 करोड़ लोन देता है, वो एसोसिएट जर्नल की संपत्तियों का मालिक नहीं बनता। जो 50 लाख रुपए का एक जो है कंपनी क्रिएट करता है, जिसमें 76% शेयर होल्डिंग एक्यूज नंबर 1 श्रीमती सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 श्रीमान राहुल गांधी की है, वह उस कंपनी पर कब्जा करके 5,000 करोड़ की उन परिसंपत्तियों से रेंट भी वसूलते हैं। यह स्पष्टता से दिखाई देता है। और इस मामले में इनकम टैक्स में ऑलरेडी जो है श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी गए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में गए, वहां से रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट गए, वहां से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से रिलीफ नहीं मिला। डीडीए ने बाकायदा मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी करने का, जो संपत्ति समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए लीज पर दी गई, वहां से कमर्शियल रेट पर रेंट वसूलने के कारण उस संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश डीडीए ने बाकायदा दे रखा है। उस मामले में 2 लोगों की बाकायदा बयान दर्ज हो चुका है, शेष 2 अभियुक्तों का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। तो उस प्रक्रिया पर आपत्ति क्या है? प्रश्न ये पैदा होता है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, देखिए इसमें कांग्रेस का तर्क ये है, आप सुनिए, जो रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं को मैं लगातार सुन रही हूं, उनका तर्क ये है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो कोई प्रॉफिट अर्निंग कंपनी नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, देखिए अच्छा, एक अच्छी बात आपने, अच्छा प्रश्न है। कृपा करके मुझे बताइए, बाकायदा 2010 में ये डिक्लेयर किया जाता है कि यंग इंडिया लिमिटेड जो है, ये जो भी कमाई करेगी चैरिटेबल परचेज में उसका उपयोग होगा। 2016 में ये खुद लिख कर देते हैं कि हमने पिछले 6 वर्षों में कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की। जब चैरिटेबल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं और 5,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए के निवेश से आपके कब्जे में आ जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मुझे बताइए ना, एक फार्मूला 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, क्या वो कंपनी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो सकती है या मेरी कंपनी में ट्रांसफर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आप जो है, धन किसका? कांग्रेस पार्टी का, और उस धन के आधार पर लोन आपको 50 लाख में 90 करोड़ का लोन कैसे ट्रांसफर हो जाता है और वो राइट ऑफ कैसे हो जाता है? अगर ये सवाल प्रवर्तन निदेशालय पूछता है तो उसका जवाब देना ये क्या श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का दायित्व नहीं है? तो सिर्फ सवाल का उत्तर ही तो पूछा जा रहा है। अब जब आप उत्तर देने में विफल होंगे तो अगली कार्रवाई होगी। तो आप उत्तर देने पर जब आपको निमंत्रित किया गया कि आप आइए, कृपया हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो इसको लेकर आप जो है सड़कों में हंगामा करने का क्या औचित्य है? ठीक है, बस एक छोटी सी चीज मुझे लगा, प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगा कि शायद मुझे करेक्ट करने की आवश्यकता है कि 2,000 करोड़ की ये कंपनी है जिसे आप 5,000 करोड़ की बार बार संज्ञा दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद 5,000 करोड़ ने उसको 5,000 करोड़ की बहुत सारे, देखिए वो 2,000 करोड़ रुपए की वैल्यू, कुछ ने उसको 800 करोड़ की वैल्यू पकड़ी है, कुछ ने उसकी 2,000 करोड़ की वैल्यू पकड़ी है, कुछ ने 5,000 करोड़ की वैल्यू पकड़ी है, लेकिन उसकी वैल्यू 90 करोड़ से तो अधिक इतना निश्चित है। ठीक है, 90 करोड़ से अधिक है, 2,000 करोड़ की वैल्यू अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स है उसमें है, आप बता रहे हैं 5,000 करोड़ की, उसको 5,000 करोड़ की वैल्यू भी लोग बता रहे हैं, आप 2,000 करोड़ की वैल्यू पकड़ लीजिए। ठीक है, लेकिन आप ही मुझे बता दीजिए कि 50 लाख का निवेश करके 2,000 करोड़ की वैल्यू की एसेट्स पर कब्जा कैसे किया जा सकता है?
वो फॉर्मूला जनता से भी शेयर कर दिया जाए। ठीक है चरण सिंह जी, अब देखिए जो मूल विषय है, मूल बात यही है कि ये व्यक्तिगत मुद्दा है, ये राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत आरोप है, ना कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे पार्टी पर लगा हुआ आरोप की तरह से डील कर रही है। आरोप तो चिदंबरम पर भी लगा था, कार्ति चिदंबरम उनके बेटे पर भी लगा था। उस वक्त तो ये एकजुटता हमारी दिखाई नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी की। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, ये व्यक्तिगत आरोपों से पार्टी कैसे एसोसिएट होती है, ये जरा दर्शकों को आप समझाएं। देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो यह है कि 1 मिनट में आपके शो पर बीजेपी के प्रवक्ता 5,000 करोड़ से 2,000 करोड़ पर आ गए हैं। ये ठीक उसी तरह का मामला है जिस तरह से मैंने आपको बताया 2013-14 में ये कहते थे 1,76,000 करोड़ का घपला हुआ 2G 3G में, और निकल करके क्या आया है वो सारी दुनिया ने देखा, जनता जानती है उसके पीछे। तो इस तरह के जुमले भारतीय जनता पार्टी जो है वो बोलती रहती है। अब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वो केस चल रहा है, अभी उसकी तारीखें पड़ रही है, चिदंबरम साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जहां तक यंग इंडिया की बातें इन्होंने कही है, यंग इंडिया जो है वो कंपनीज एक्ट 25 के तहत रजिस्टर है, जो बिल्कुल लीगल है। डेट टू इक्विटी का ट्रांसफर का ये मामला है जो बिल्कुल कानून से अलाउड है। हर किसी को वो इजाजत है वो काम डेट टू इक्विटी किसी भी कंपनी में चेंज करने का। ये आमतौर पर हर बिजनेसमैन, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो करता है। तीसरी बात ये है कि कंपनीज एक्ट 25 के तहत रहते हुए ये कंपनी में ना तो कोई शेयर होल्डर प्रॉफिट ले सकता है, ना ही कोई डिविडेंड उनको जा सकता है, ना ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। जब ना डिविडेंड मिला है, ना प्रॉफिट मिला है, ना ही कोई प्रॉपर्टी उन शेयर होल्डर्स के नाम पर ट्रांसफर हो सकती है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहां से है? इसीलिए तो 10 साल लग गए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस फाइल करा था। 10 साल के अंदर जब ये सरकार कुछ सिद्ध नहीं कर पाई, कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं जुटा पाई है ये सारे षड्यंत्र के अंदर, तो ये मात्र सिर्फ चरित्र हनन करने का ही मामला नजर आता है कि जब जब चुनाव आएंगे, यानी इनकी टाइमिंग पर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनकी टाइमिंग पर। मीनाक्षी जी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। मीनाक्षी जी, आंकड़ों के साथ बात करें, इसलिए मैं थोड़ा दर्शकों के लिए और क्लियर ये चाह रही हूं कि 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, YIL ने उसको 50 लाख में टेक ओवर कर लिया। प्रॉपर्टी की जो इवैल्यूएशन है, उसकी इवैल्यूएशन के आधार पर वो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती दिखाई देती है। तो यानी अच्छा, ये डोटेक्स कंपनी का भी हवाला का जो ये पूरी चेन है ये भी सामने आई, तो कुछ तो है जो क्लियर नहीं समझ में आता है। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कुछ तो है जो क्लियर समझ में नहीं आता है, तो क्या आप समझती हैं कि 10 साल के अंदर हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो ईडी है, उसके अधिकारी इतने बेवकूफ हैं कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या उनके पास में ये प्रश्न नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, या भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से पूछवाना चाह रही है? क्या ये सारे प्रश्न ईडी के अधिकारियों के पास 10 साल में एक भी बार उनके दिमाग में नहीं आया? तो और अगर आया है तो उन्होंने निश्चित रूप से ये सवाल पूछे होंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अगर उन्होंने ये सवाल पूछे हैं, चाहे वो मोतीलाल वोरा जी से पूछे हो, या ऑस्कर फर्नांडिस जी से पूछे हो, या श्री राहुल गांधी जी से पूछे हो, तो ईडी उसको पब्लिक डोमेन में ला सकती है। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। अगर ईडी ने कुछ सवाल पूछे हैं तो ईडी उसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। अगर आपके पास में कोई सबूत है, एविडेंस है, तो आप आगे की कार्रवाई करिए। आप मात्र चरित्र हनन करने का अगर काम करेंगे, अगर एक जो चुनाव आ रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं, या फिर जो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव है, चाहे हिमाचल का, गुजरात का चुनाव हो, या फिर बाद में कर्नाटका वगैरह और सारे राज्यों के चुनाव हो, अगर इन चुनाव के अंदर आप इस विषय को अपनी टूल किट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको इजाजत नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपकी टूल किट को एक्सपोज करेगा कि आप मात्र जुमले फेंकते हैं, आप मात्र षड्यंत्र रचते हैं, आप मात्र एजेंसियों को अपने तरीके से वापरना चाहते हैं।
ये एजेंसियां जो हैं ये केंद्र सरकार के अग्रिम संगठन बन करके अगर काम करेंगे और मात्र विपक्ष के नेताओं को टारगेट सारी बातों को मान भी लूं सापरा जी विपक्ष का कार्यकर्ता उसका पर्दाफाश करेगा। चुनावी रणनीति को साधने के लिए बीजेपी की एक चाल और एक साजिश हो सकती है। अगर मैं इस बात को मान भी लूं तो भी आप मुझे जरा ये जस्टिफाई करें कि किसी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी यदि पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो लोकतंत्र का हनन कैसे होता है? देखिए, लोकतंत्र का हनन इसलिए होता है क्योंकि ये केस 2015 में बंद होता है, वहां से अधिकारी ईडी के हटाए जाते हैं मोदी सरकार द्वारा, नए अधिकारी आते हैं और नए तरीके से इस केस को खोला जाता है, जस्ट इसलिए कि इसमें हैरेसमेंट किया जा सके, गांधी परिवार को और कांग्रेस को बदनाम किया जा सका। ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो रोज सड़कों पर आ रहा है और हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं। हमें इनकी कोर्टों पर ज्यादा विश्वास नहीं है, हम जनता की अदालत में जाकर के ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार केंद्र जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। सापरा जी, आप मुझे लगता है आप बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सम्मानित मेहमान हैं और आपने जब ये कहा इनकी कोर्ट पर हमें विश्वास नहीं है तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। बहरहाल आपने प्रेम शुक्ला जी की पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। देखिए मीनाक्षी जी, सवाल ये पैदा होता है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगा है उन आरोपों का जवाब क्या श्रीमान राहुल गांधी को देना उनका संवैधानिक दायित्व नहीं है? जब श्रीमान राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय 50-55 प्रश्न पूछ रही है तो उसका उत्तर चरण सिंह सप्रा तो दे नहीं सकते और उसका उत्तर सड़क पर तो दिया नहीं जाएगा। उसका उत्तर तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष, जो उस मामले के एक्यूज नंबर 1 श्रीमती सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 श्री राहुल गांधी, एक्यूज नंबर 3 मोतीलाल वोरा, एक्यूज नंबर 4 ऑस्कर फर्नांडिस, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस के जवाब जो है वो जा चुके हैं। अब श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के जवाब आने हैं। उनसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, क्या उन सवालों का जवाब देना उनका दायित्व कानूनी नहीं बनता है? तो उस जवाब को देने की उनका तो दायित्व प्रेम शुक्ला जी कानूनी बनता है, लेकिन जो मैंने आपसे पहला ही सवाल पूछा था उस सवाल को आप टाल गए जी। आप इस सवाल को पूरी तरह से टाल गए। जो सापरा साहब कह रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, ये तमाम इनके ऊपर भी दाग लगे, लेकिन ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इनके दाग धुल गए। मुझे बताइए ना, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कौन सा मामला था जो धुल गया? उस मामले का डिटेल बताइए। और उसके लिए अदालतें आपके लिए नहीं है क्या? आप इस मामले में श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी पर सरकार ने मुकदमा नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, उन्होंने सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे और उन फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में भी अगर इनके पास कोई जानकारियां हैं, श्रीमान नारायण राणे के मामले में इनके पास कोई इस तरह की जानकारियां हैं जिसमें लगता है कि उन्होंने कोई आपराधिक षड्यंत्र किया है, तो इनके लिए क्या अदालतों के रास्ते बंद है क्या? 2G मामले में आपको ध्यान होगा, जस्टिस सिंघवी के ऑर्डर पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GS सिंघवी के कोर्ट में मामला गया। जस्टिस GS सिंघवी ने जांच का आदेश दिया। कोल के मामले का जांच सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले के जांच का आदेश देती है, कोर्ट जिस मामले का जांच का आदेश देती है, क्या कोर्ट के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हैं क्या? अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किसी को बचा रही है, तो क्या कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं? आप क्यों नहीं कोर्ट जाते? क्योंकि आपके पास फेयर इनफ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी अदालतों पर विश्वास नहीं है। वो जनता की अदालत में इसलिए जाना चाह रहे हैं, इसलिए सड़क पर सत्याग्रह कर रहे हैं। अब देखिए प्रेम शुक्ला जी, अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ और उसी बात को लगातार चरण सिंह सापरा भी कह रहे हैं कि ईडी को ये बताना चाहिए कि वो किसके दबाव में काम कर रही है, क्योंकि 2015 के अंदर ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर थे या जो आईओ थे, उन्होंने तमाम आर्ग्यूमेंट्स देकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में केस क्लोज कर दिया। अब एक बार फिर से उस केस को रीओपन किया गया है, तो फिर क्या कारण है? ये राजनीतिक दबाव नहीं है तो फिर क्या है? प्रेम शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे हम संपर्क साध लेते हैं। चरण सिंह सापरा जी, देखिए आप जो लगातार ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, ईडी एक स्वायत्त संस्था है,
उस पर आरोप लगाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप उसे टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस सीबीआई को आप ही के कार्यकाल के दौरान केज्ड पैरट कहा गया था, और यह बात कई दफा बीजेपी कोट करती है। नहीं, अगर कांग्रेस के समय केज्ड पैरट कहा गया था तो इसीलिए क्या भारतीय जनता पार्टी ये सारी सरकारी एजेंसियों को सांड के जैसे खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पीछे लगा रही है? इसका उत्तर भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोल रहे थे, एक और अच्छा उदाहरण आपको देता हूं मुकुल रॉय जी का, जो मैंने बात कही ना कि कमल डिटर्जेंट में ये पाप धो देते हैं। तो मुकुल रॉय जब टीएमसी में पहले थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर रोज बीजेपी आरोप लगाती थी, और जब वो बीजेपी में चले गए उनके सारे पाप जो है कमल डिटर्जेंट से धुल गए। अब उन्होंने बीजेपी छोड़ के फिर टीएमसी में गए हैं, फिर वो भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हो रही है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि इनकी एजेंसियां किस तरह से काम कर रही। जो आपने सवाल पूछा कि ईडी को आप इतना उसका लेवल क्यों गिरा रहे हैं, इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के तहत ये एजेंसियां इसी तरह से काम कर रही हैं, उनके अग्रिम संगठन बन करके। उदाहरण के तौर पर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, शाहरुख खान के बेटे का जो केस था आर्यन खान का, उसके अंदर कितना तमाशा हुआ, कितना हो हल्ला हुआ। 1 महीना 1.5 महीना वो केस चला, लेकिन अंततः क्या निकला उसमें आप सबको पता है कि वो बरी हो गए हैं। उसके अंदर एनसीबी को जरा भी सबूत नहीं मिले हैं। इसी तरह का ये केस भी है, 2015 में बंद हुआ और फिर ईडी के अफसरों को हटाया गया। मोदी जी ने अपने नए चापलूसों को वहां पर लाया और उन चाटुकारों ने इस केस को खोला है। वो अपने नेता को, अपने मालिक को खुश करना चाहते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है हिज मास्टर्स वॉइस, तो ये हिज मास्टर्स वॉइस का एक नमूना है जो देश अभी देख रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है। धीरे धीरे इस लोकतंत्र पर मोदी तंत्र हावी होता जा रहा है। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करने के लिए बने हैं, हम इस जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बने हैं। हम विपक्षी पार्टी हैं, हम जितनी प्रखरता से इन जनता के विषय उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उतने डर रहे हैं। अगर ये राहुल गांधी जी की बातों को इतना तवज्जो नहीं देते तो फिर क्यों केंद्र के 10-10 मंत्री निकल करके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों बीजेपी के आला नेता सड़कों पर भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में? अगर ये राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से इनको डर नहीं है तो फिर ये सारा चीज क्यों हो रहा है? बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, प्रेम शुक्ला जी? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जो भ्रष्टाग्रह करने पर आमादा लोग हैं, जो एक वंश तंत्र को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के तंत्र को लगातार पोषित करने का कुकर्म करते रहे हैं, वो आज भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपने हवाला चैनल के थ्रू जो पैसा कोलकाता के हवाला चैनल के थ्रू भेजा वो अपराध है कि नहीं है। आप कृपा करके बताइए कि 50 लाख रुपए में आप 2000 करोड़ की संपत्ति को डकारने का कुकर्म, इसको कैसे जो है आप सदाचार सिद्ध करेंगे? तो उस पर इनका कोई जवाब आप कृपा करके बताइए ना। जब 2015 में करे मामला खत्म हो गया था तो बेल पर किस मामले में है? श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जो है धारा 420 के तहत दर्ज मामले में जमानत पर है कि नहीं है? वो क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं चले जाते जब वो इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से उनको पता है कि हमारे विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है एजेंसियों के पास? तो इनके बड़े बड़े वकील, ये बड़े बड़े वकील जो हैं, क्वेश्चन का एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना नहीं आता उनको। अदालत में क्वेश्चन का एप्लीकेशन लेके जाना चाहिए था ना। लेकिन ये जानते हैं भली भांति कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। 64 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय सीज कर चुका है और जो है इनके आसपास शिकंजा सतत कानून का कसता चला जा रहा है। और प्रथम परिवार जो नेशनल हेराल्ड की राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने का कुचक्र रचे पड़ा था, वह उसका पर्दाफाश हो चुका है। कानूनी पेपर सामने आ चुके हैं, उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है। नेशनल हेराल्ड के इस पर आप बात करते हुए सुनते हैं कि 90 करोड़ रुपए की का अगर लोन अगर दिया है एसोसिएट जर्नल को कांग्रेस पार्टी ने, तो एसोसिएट जर्नल को किसने नियंत्रित करना चाहिए?
कांग्रेस पार्टी ने करना चाहिए। ये जो 50 लाख रुपए की लगाकर एक कंपनी बनाता है और 89.5 करोड़ रुपए का उसका लोन जो है आप माफ कर देते हैं, उसका क्या तर्क है? जरा बताइए ना। इस तर्क में आने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ यहाँ वहां की बातें गाल बजाने के अतिरिक्त कोई भी तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण कोई बात करने के लिए कांग्रेस का कोई पदाधिकारी आज दिन तक सामने आया है क्या? ठीक है सापरा जी, अब इस पूरे जो प्रकरण का दूसरा पहलू राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तौर पर भी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है। भले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ का मामला हो, लेकिन ये विपक्षी दलों को अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है। राहुल गांधी भले ही आपकी पार्टी के अध्यक्ष ना हो, लेकिन आज उनके नेतृत्व के साथ साथ आप चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे पूरी पार्टी चल रही है। ये बताना चाहती है कि आज अगर मोदी सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से कोई लोहा ले सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। ये एक रिवाइवल के तौर पर इस अवसर को देख रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, रिवाइवल की बात नहीं है। हम चाहे चुनाव जीते या न जीते, लगातार पिछले 8 वर्षों से आप भी देख रहे हैं, मैंने आपको चंद उदाहरण बता दिए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दे के लिए रास्ते पर उतरी है और श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने आगे से, फ्रंट से लीड किया है, पीछे से नहीं लीड किया है, पीछे से कोई राजनीति नहीं करी है। जहां तक ये नेशनल हेराल्ड का सवाल है, हम जनता की कोर्ट में अपनी बात लेके जा रहे हैं। लोकतंत्र में हमें इजाजत है। और जिस पार्टी पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाना चाहते हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट श्रीमती सोनिया गांधी और यूपीए की सरकार लेकर के आई है, जिसके तहत आप इतनी सारी बातें कर रहे हो। ये आरटीआई लाने वाली जो पार्टी हो, क्या वो भ्रष्टाचार करेगी क्या वो आपके झूठे आरोपों से डरेगी क्या? और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बंगारू लक्ष्मण तो सीधे पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। येडुरप्पा को आपने आखिरी तक, जेल जाने तक आपकी पार्टी ने उनको प्रोटेक्ट किया। रेड्डी ब्रदर्स का क्या हुआ वो आप और सारी दुनिया जानती है। तो भ्रष्टाचार की बातें वो हमको सिखाइए मत, क्योंकि आप तो कमल डिटर्जेंट से धो देते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह से डुप्लीकेट धोने का काम नहीं करती है। और नेशनल हेराल्ड का जहां तक सवाल है, 1942 में भी आरएसएस ने षड्यंत्र रचा था कि ये नेशनल हेराल्ड जो है ये बंद हो जाए। ये उस समय भी आजादी के आंदोलन की आवाज थी और नेशनल हेराल्ड अभी भी चल रहा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये नेशनल हेराल्ड बंद हो जाए। इसीलिए ये चरित्र हनन का ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी बदनामी हो और कांग्रेस के नेताओं की बदनामी हो, ये आपके षड्यंत्र में हम कामयाब आपको नहीं होने देंगे। जनता की अदालत में जाना ये हमारा दायित्व है, लोकतंत्र के अंदर हमारा दायित्व है। हम उस दायित्व को निभा रहे हैं। आपको जितने प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उतने प्रश्नों का उत्तर ईडी के सामने हमारे नेता दे रहे हैं। और अगर ईडी में दम होगा तो ईडी उन प्रश्नों के सामने, अगर उनको एविडेंस मिलते हैं तो ईडी जनता की डोमेन में उसको रखेगी। हम उसके जवाबदार रहेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, घबरा नहीं रही है ये पार्टी, और ना ये दिखाने की कोशिश है कि ये कोई रिवाइवल का दौर है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी की इतनी ही एकता, इतनी ही ताकत सड़कों पर दिखाई दी। ये कहना है चरण सिंह सापरा का। देखिए, ये डर नहीं था तो इतनी भीड़ जमा करके प्रवर्तन निदेशालय जाने की आवश्यकता क्या थी? आप भ्रष्टाचार के मामले में बेनकाब हो जाते हो, आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता है कि 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, एक परिवार जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संपत्ति थी, जिसमें मार्कंडे काटजू ने स्वयं, जो उसके शेयर होल्डर थे, बिना शेयर होल्डर्स की अनुमति लिए आप शेयर होल्डिंग के पैटर्न चेंज कर देते हो। एक परिवार के 2 सदस्यों को एक कंपनी बनाते हो जिसकी 76% शेयर होल्डिंग उसके पास आ जाती है। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनको आप उसके डायरेक्टर बनाते हो। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी इस कंपनी में भी है। वाकई में तथ्य है ईडी के पास तो फिर गिरफ्तारी भी होगी, तब तो गिरफ्तारी भी होगी। गिरफ्तारी तो अब तक हुई नहीं है। मीनाक्षी जी, मुझे मेरी बात रखते दीजिए। अच्छा है, आपकी इच्छा है उनकी गिरफ्तारी की, और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो प्रवर्तन निदेशालय का अधिकार है। अगर जांच में वो पूरी तरह से सहयोग नहीं करेंगे और अगर प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक लगेगा
कि इन अभियुक्तों से सच उगलवाने के लिए गिरफ्तारी करना आवश्यक है, तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो समुचित विधिक निर्णय है वो लेने में समर्थ है। प्रश्न यह पैदा होता है कि आपने 90 करोड़ रुपयों की राशि जो हवाला चैनल से लाई है, क्या उसका जवाब प्रवर्तन निदेशालय न मांगे? और जब आपने हवाला चैनल का दुरुपयोग किया है तो उस हवाला चैनल के बारे में सवाल अगर जो है अपराध किया होगा राहुल गांधी ने, तो सवाल चरण सिंह सप्रा जी से तो नहीं पूछा जा सकता, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा जो जिनकी आपराधिक संलिप्तता के प्रथम दृष्टया प्रमाण सामने आएंगे। तो आपराधिक संलिप्तता के प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रवर्तन निदेशालय के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनको प्रेम पत्र भेजा कि आप कृपा करके आइए। नहीं, समस्या ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो जो प्रेम पत्र भेजा गया है, नहीं प्रेम शुक्ला जी, वो जो प्रेम पत्र भेजा गया है वो आपके कहने पर प्रेम पत्र भेजा गया है? नहीं, वो तो प्रक्रिया है। प्रवर्तन निदेशालय किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध अगर प्रथम दृष्टया प्रमाण पाएगा तो वह प्रेम पत्र भेजकर उनसे सवाल पूछेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पी चिदम्बरम का कार्यकाल नहीं चल रहा है कि इशरत जहां के मामले में एफिडेविट क्या दायर की जाए, ये पी चिदम्बरम बताते थे और वो अधिकारी से कहते थे कि कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी का मूत्र पीने के लिए तैयार हैं, तुम उनके कहने पर जो है सिर्फ एक एफिडेविट नहीं चेंज कर सकते हो। ये बाकायदा जो है उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी का, तत्कालीन जांच एजेंसी के होम मिनिस्ट्री के अधिकारी आरबी मणि का बाकायदा बयान है कि मेरी तरफ से कोई लगाया गया आरोप नहीं है। आरबी मणि जो श्रीमान पी चिदम्बरम के गृह मंत्रालय में उनके मातहत कार्यरत थे, उन्होंने बाकायदा इशरत जहां मामले में किस तरह से एफिडेविट परिवर्तित किया, अश्विनी कुमार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था लॉ मिनिस्टर के रूप में, यह सबके सामने है कि किस तरह से कांग्रेस के जमाने में अपराधियों को, घोटालेबाजों को बचाने के लिए विशेष करके निर्देश वित्त मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से जारी होते थे। यह तो सबके सामने है। ठीक है, लेकिन सापरा साहब, अगर ये पूछताछ का सिलसिला कल फिर चलता है, हालांकि अब दूसरे दौर की पूछताछ फिर शुरू हो गई है 1 घंटे के विराम के बाद, अगर ये पूछताछ का सिलसिला तीसरे दिन भी चलता है या चौथे दिन भी चलता है, क्या तब तक कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सड़कों पर नजर आती रहेगी? 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर आज दिल्ली में डटे हुए हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है ये? देखिए, मैसेज यही देने की कोशिश है कि जब जब लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास होगा, जब जब संविधान को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास होगा, तब तब कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा में, लोकतंत्र की रक्षा में जनता की अदालत में जाएगी। ये संदेशा हम देना चाहते हैं। ईडी या ईडी के साथ में जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई है, आईटी है या जो भी है, वो जितने नोटिस भेजना चाहें वो कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेजे। हम उनके नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो चाहे 4 घंटे बिठाएं या चाहे 10 घंटे बिठाएं, हमारे नेताओं को उनके हर एक प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए तैयार हैं। संविधान के तहत अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो संविधान के तहत हमें भी अधिकार है कि हम अपनी जनता की अदालत में जाएं और जनता की अदालत में ये बताएं कि ये एजेंसियां जो है इसका गैर वापर हो रहा है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या? हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को क्या कोई रोक सकता है? तब तक भूपेश बघेल, तब तक हुड्डा साहब, तब तक इमरान प्रतापगढ़ी, तब तक दिग्विजय सिंह, तब तक तमाम पार्टी के प्रवक्ता और नेता क्या ऐसे ही सड़कों पर दिखाई देते रहेंगे जब तक ये पूछताछ चलेगी? आप तो मात्र हमारे प्रमुख नेताओं के नाम लेकर के बात कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हर राज्य के अंदर और शहर के अंदर, आज मुंबई में भी यहां पर फिर रास्ता रोको हुआ है, फिर प्रदर्शन हुआ है। लोकतंत्र में जनता की अदालत में जाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता।
हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि किस तरह से कानून को, नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसके राजनीतिक फायदे, राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रखरता से इन सारी एजेंसियों को वापर रही है, हम ये उजागर करना चाहते हैं। ये डरते क्यों हैं? अगर हम जनता की अदालत में जाते हैं तो हमको वो जाने का अधिकार है। अगर एजेंसी आपके साथ है तो जनता हमारे साथ होगी। बिल्कुल ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धरना प्रदर्शन करना ये आपका अधिकार है, लेकिन एक पूछताछ राहुल गांधी के खिलाफ यदि हो जाए तो आप विचलित हो रहे हैं, लेकिन यही इसी तरीके की पूछताछ जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो रही थी तब तो आप इसकी बड़ी सराहना कर रहे थे। नहीं, देखिए, सराहना करने की बात नहीं है। सवाल यह है कि ईडी किस तरह से किसको क्या नोटिस भेज रही है। इस केस को आप सत्येंद्र जैन के केस से मिलाइए मत। ये केस 10 साल पुराना है। इस केस के अंदर 2015 को इस केस को बंद किया गया है। यंग इंडिया जो है कंपनीज एक्ट 25 में रजिस्टर है, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, कोई प्रॉपर्टी किसी भी शेयर होल्डर के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, जिसमें कोई लाभ ही नहीं लिया गया है। तो उसमें आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस किस तरह से प्रूव करेंगे? आम आदमी पार्टी भी करती है। जब हम उनसे एक भी एविडेंस नहीं मिला है सत्येंद्र तो जैन का मामला तो 2008 का है, करने का काम कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, देखिए, समय की बात तो वो भी कहते हैं कि मामला 2008 का, आप 2022 में आकर छानबीन करें। बहरहाल ये चर्चा हमारी आगे भी कई दिनों तक चलती रहेगी अगर ईडी की कार्रवाई इसी तरीके से आगे चलती है। वार पलटवार का दौर भी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये प्रतिशोध की राजनीति खेल रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है ये आरोप व्यक्तिगत है, राहुल गांधी पर है, सोनिया गांधी पर है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी विचलित क्यों हो रही है? ये भ्रष्टाचार के लिए सत्याग्रह कैसे किया जा सकता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।